ये सामान्य अध्ययन की पहली कक्षा है जिसमें हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल के अंतर्गत हम खगोल विज्ञान यानी कि ब्रह्मांड के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें तारे, आकाशगंगा, तारामंडल इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी खगोल मंडल में ही सभी ग्रहों के अंदर एक ग्रह है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, इसलिए हम विस्तार से पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ इत्यादि क्या होती है उनके विषय में पढ़ेंगे। विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और भारत का भूगोल सबसे अंतिम में पढ़ेंगे। इस प्रकार से भूगोल का पूरा सिलेबस एक क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम समाप्त कर देंगे। अब देखिए, ब्रह्मांड के कुछ तत्वों के बारे में जान लेते हैं। जैसे आकाश में बहुत सी चमकती हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं और ये सभी चमकती हुई वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? आकाशीय पिंड कहते हैं, या इन्हीं को हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इन आकाशीय पिंडों में गैलेक्सी या आकाशगंगा है, नेबुला या निहारिका है, तारामंडल, नक्षत्र मंडल या इसी को कांस्टेलेशन कहते हैं, तारे उपस्थित हैं इसमें, इसी में ग्रह शामिल होंगे, उपग्रह हैं, इत्यादि चीज़ों को हम इसी के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे रात के समय हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें आकाश दिखाई देता है। इसमें हमें छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे इसमें कुछ तारे हो सकते हैं, कुछ ग्रह हो सकते हैं, कुछ उपग्रह हो सकते हैं। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ जो भी चीज़ें हमको चमकती हुई दिखाई दे रही हैं वो सभी क्या हैं? आकाशीय पिंड हैं। ठीक है, आकाश में चमकने वाले पिंड हैं। इसको साधारण शब्दों में कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा सहित वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। आगे देखते हैं, मंदाकिनी या आकाशगंगा क्या होती है। तो आकाशगंगा क्या है? तारों का समूह है, या तारों का पुंज है, या तारों का झुंड है। जब बहुत सारे तारे इकट्ठा हो जाएंगे कहीं, मतलब कुछ बड़े क्षेत्र में बहुत सारे लाखों अरबों तारे पाए जाएंगे, तो उसी को हम कहते हैं आकाशगंगा या गैलेक्सी। जैसे प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं या 100 बिलियन तारे पाए जाते हैं। आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त धूल के कण, गैसें इत्यादि पाई जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जिससे तारों का निर्माण होता है। तो आकाशगंगा अरबों तारों का समूह है, जिसमें गैस एवं धूल कण भी पाए जाते हैं। अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में इस प्रकार की 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में 100 बिलियन तारे हैं। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती है, या फिर ये लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, जिसकी अभी तक कल्पना भी करना बहुत कठिन कार्य है। ये आकाश में जो चमकती हुई वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, इसका कुछ भाग मिला के हम एक आकाशगंगा कह सकते हैं, जिसमें 100 अरब तारे हैं। और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आकाशगंगा वास्तव में क्या है? तारों का पुंज है, जहाँ पर गैस या हाइड्रोजन के बादल पाए जाते हैं। जैसे ये एक आकाशगंगा के विषय में दिखाया गया है। इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे तारों का निर्माण हो रहा है। आकाशगंगा में ही तारों का निर्माण होता रहता है और एक आकाशगंगा में अरबों तारे पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में पाई जाती है उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे या एरावत पथ उसे कहते हैं। पृथ्वी एरावत पथ या मिल्की वे नामक आकाशगंगा में पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हम किस आकाशगंगा में रहते हैं या हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है। तो एरावत पथ या कहेंगे, या फिर उसका नाम होगा मिल्की वे। ठीक है, ये मिल्की वे नामक आकाशगंगा है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान नहीं देंगे। मिल्की वे, आपने कभी जब रात में खुले आकाश के नीचे कभी छत पर सोया होगा तो देखा होगा एक सफ़ेद चादर की पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता दिखाई देता है। यही वास्तव में क्या है? मिल्की वे है। मिल्की वे या आकाशगंगा। मिल्की वे को दुग्ध मेखला कहते हैं, यानी कि दूध की एक धारा की तरह दिखाई देगी, या यही अगर प्रकाश की तरह दिखाई देगा
या नदी जैसी दिखाई देगी एक प्रकाश की, इसी चौड़ी पट्टी को हम कह देते हैं आकाश गंगा। मतलब आकाश में गंगा की नदी की जैसी धारा बह रही है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश के एक बहती हुई नदी के विषय में की गई, जो हमने बताया। और एरावत पथ क्यों कहते हैं? इसका दो नाम है, या तो मिल्की वे नाम है, या दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, और दूसरा नाम है एरावत पथ। तो एरावत पथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि इस पे इंद्रदेव का हाथी एरावत चलता रहता है। एरावत एक हाथी है जो इंद्रदेव का है, ऐसा देखने में लगता है। जो ये चौड़ी पट्टी के रूप में हमें दिखाई देता है, तो प्राचीन काल में लोगों ने मान लिया कि इस पे ही इंद्रदेव का हाथी एरावत चलता है, इसलिए इसका नाम हो गया एरावत पथ। तो प्रश्न आ गया कि हमारी पृथ्वी किस आकाशगंगा में है? तो एरावत पथ ऑप्शन में रहेगा तो भी सही है, मिल्की वे रहेगा तो भी सही है। दोनों में से कोई भी रहेगा तो ऑप्शन हम कर लेंगे। ठीक है। रात में जब देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का चित्र दिखाई देगा। यही जो दूध की तरह, धारा की तरह दिखाई दे रही है, यही क्या है? हमारा एरावत पथ या मिल्की वे। ठीक है। दुग्ध की तरह दिखाई दे रहा है, इसी को दुग्ध मेखला भी कहते हैं। दुग्ध मेखला को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिल्की वे। निहारिका क्या होती है? यह अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है। ओरियन निहारिका या ओरियन नेबुला एरावत पथ या मिल्की वे में स्थित है। तो ये वास्तव में आकाशगंगा के ही भाग होते हैं। आकाशगंगा में कुछ छोटे छोटे जगहों पर कुछ चमकीले भाग पाए जाते हैं। इसी चमकीले भाग को ही हम क्या कहेंगे? नेबुला कहेंगे। जैसे ये कोई चमकीला क्षेत्र है, यहाँ चमकीला क्षेत्र है, तो ये वास्तव में क्या है? एक नेबुला है। इसको हम देखते हैं इस चित्र में। ये देखिए, एक नेबुला के बारे में दिखा गया है। ये भी आकाशगंगा में ही पाया जाएगा। कुछ प्रकाशमान क्षेत्र हैं जो आकाशगंगा में पाए जाते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? नेबुला कहते हैं। ये वास्तव में क्या है? धूल कणों और गैसों से मिलकर बना होता है, इसी को हम कहते हैं नेबुला। तारा या स्टार किसे कहते हैं? तो तारा क्या होता है? कुछ आकाशीय पिंड, जैसे इसकी परिभाषा हम यहाँ देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो बड़े आकार तथा गर्म होते हैं तथा यह गैसों से बने हुए होते हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में निरंतर ऊष्मा का उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। ब्रह्मांड में जो बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी या आकाशीय पिंड है, उसमें कुछ बड़े आकार के गैस से बने हुए पिंड हैं, और ये गैस जलता रहता है। जलने की वजह से इसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती रहती है। यही गैसीय पिंड क्या है? तारा है। इसी तरह सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? हाइड्रोजन से बना हुआ है, उसमें हाइड्रोजन जल रहा है और उसी से ऊष्मा निकल रही है, जिसमें पृथ्वी सहित 8 ग्रहों पर वही ऊर्जा जाती है। यही तारा है। तारा जो हमें रात में छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये वो अगर हम उसको पास से जाकर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसे कि हमारा सूर्य है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे जो हमें दिखाई देते हैं, वह भी सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण उसकी ऊष्मा एवं प्रकाश को हम महसूस नहीं कर पाते। वह हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इसे एक एरोप्लेन के उदाहरण से कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कोई एरोप्लेन अगर ज़मीन पर खड़ा रहेगा, तो ये देखिए, इसका आकार इतना बड़ा है कि मनुष्य इसके सामने इतना छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब यही एरोप्लेन आकाश में उड़ता है तो यह हमें चिड़िया की तरह दिखाई देगा, और ऊंचाई पर चला जाएगा तो और छोटा दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ा है, जिसके सामने देखिए मनुष्य एकदम छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसी तरह तारे हैं, आकाश में बहुत बड़े हैं। एक तारा सूर्य के जैसा है या सूर्य से भी बड़ा है। जैसे ये बड़े आकार का एक तारे का यहाँ चित्र दिख रहा है, ये इसमें सभी तारे इससे बड़े या इसी के आकार के हैं, या इससे कुछ छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े आकार के। लेकिन इनकी दूरी इतनी ज़्यादा है कि इनके प्रकाश का, ऊष्मा का हम अनुभव नहीं कर पाते। जैसे सूर्य का प्रकाश का अनुभव कर पाते हैं, गर्मी का अनुभव कर पाते हैं, तारों से दूरी अधिक होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं और हम उनके ऊष्मा एवं प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए, तारामंडल या नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो तारों के समूह को ही हम क्या कहेंगे? तारामंडल कहेंगे। अभी हमने पढ़ा कि तारे के समूह को हम क्या कहते हैं?
आकाशगंगा कहते हैं तो ये दूसरी चीज़ है। इसमें देखिए जब विभिन्न आकृतियों के तारे मिल कर के कुछ बना देंगे आकार तो इसी को हम तारामंडल कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में उनकी विशिष्ट आकृतियों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। आसमान की ओर जब आप देखेंगे तो तारों की विभिन्न आकृतियों समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए अभी देखते हैं, जैसे ये कुछ तारामंडल है, जैसे ग्रेट बियर या ये है ओरियन तारामंडल। एक ग्रेट बियर तारामंडल है, ये ओरियन तारामंडल है। इसमें देखेंगे कि एक सिपाही के जैसा कोई व्यक्ति तलवार धनुष ले खड़ा है। इसमें एक बियर है या भालू बना हुआ है। इसमें एक महिला है चेयर पर बैठी है। ऐसे ही यहाँ एक सिंह बना है जिसको लियो कहते हैं, ठीक है, लियो मेजर। तो ये जो तारों की आकृतियाँ बनती हैं हमने देख करके बनाया, उसी को हम क्या कहेंगे, तारामंडल कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में देखिए, तारामंडल क्या है वास्तव में। प्राचीन काल में मनुष्य ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडल की अभिकल्पना की। तारामंडलों की आकृतियाँ उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं की सादृश्य होती है। यानी कि जो चीज़ें हमने देखी, अगर भालू देखा है तो हमने उस आधार पर बना दिया, या कोई योद्धा देखा है तो योद्धा के जैसा बन गया, अभी जैसे कि हमने आपको दिखाया था। तो ये सभी सुपरिचित वस्तुओं के अनुसार ही हमारे तारामंडल दिखाई देते हैं, ठीक है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक तारामंडल या नक्षत्र मंडल भी इसको कहेंगे, नक्षत्र मंडल है। एक बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला तारामंडल है सप्तऋषि, ठीक है, जिसको आसानी से पहचान सकते हैं, जो आकाश में साफ साफ दिखाई दे जाता है। यह वास्तव में अर्सा मेजर या जो बिग बियर अभी हमने आपको दिखाया था चित्र, उसी का एक भाग है। आधुनिक समय में 89 तारामंडलों की पहचान की गई है। इसमें हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है, ठीक। ये प्रश्न बन सकता है तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए ये बिग बियर में ये 7 तारे मिलकर के जो निर्माण करते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, सप्तऋषि तारामंडल। यहाँ 7 ऋषियों के नाम दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ऋषियों के नाम कभी नहीं पूछा जाएगा। बस इतना जानिए कि सप्तऋषि तारामंडल अर्सा मेजर या ग्रेट बियर या बिग बियर का ही भाग है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जिसको बार बार पूछा जाता है कि ध्रुव तारा क्या होता है। ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोगों के द्वारा दिशा का ज्ञान हेतु तारों का प्रयोग किया जाता था। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकने वाला एक चमकीला तारा है जो सदैव उत्तर की दिशा में दिखाई देता है। तो इससे जो प्रश्न पूछा है बार बार यही चाहे घुमा फिरा के पूछेगा कि ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में निकलता है। यही आपको याद रखना है कि उत्तर दिशा में निकलता है, ठीक है। यह आसमान में एक ही स्थान पर हमेशा रहेगा, एक ही दिशा में दिखाई देगा। और सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। सप्तऋषि तारामंडल में 2 संकेतक तारे होते हैं। उन संकेतक तारों को अगर हम आगे बढ़ा दें काल्पनिक रेखा के माध्यम से, तो ये जो आगे जाकर के जिस तारे पर मिलेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव तारा, ठीक है। जैसे इस चित्र में आप देखेंगे कि सप्तऋषि तारामंडल, इस चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि तारामंडल के संकेतक तारा ये दोनों संकेतक तारों को आपस में मिला करके एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो आगे बढ़ाए, काल्पनिक रेखा खींच करके आगे बढ़ाया जाए तो जो काल्पनिक रेखा मिलेगी जहाँ पे इंगित करेगी वही क्या है, हमारा ध्रुव तारा। इसमें से प्रश्न क्या बनता है कि ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है, इसी को बार बार पूछा गया है, ठीक है, उत्तर दिशा में निकलता है। ग्रह क्या होते हैं, तो अभी हमने क्या बताया था कि एक आकाशीय पिंड है जिसमें से ऊष्मा निकलती रहती है, उसी को हम क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। अब ग्रह क्या है, तो जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो पिंड तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुछ निश्चित आकार के पिंड होते हैं और एक निश्चित पथ पर उनका चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे ये सौरमंडल में सूर्य एक तारा है और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह दिखेंगे यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या है, जो इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे, ठीक है। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंडों को ही ग्रह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है। ये ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है
रेवोल्यूशन यानी चारों ओर घूमना, यानी एक तारा है जिसके चारों ओर ये घूम रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। और ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से या अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती रहती हैं, और ये एक निश्चित पथ पर परिभ्रमण करते रहते हैं या उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का जो सबसे पृथ्वी का नज़दीक का तारा है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसीलिए सबसे बड़ा दिखाई देता है और इसकी ऊष्मा भी सर्वाधिक दिखाई देती है। रात में जब हम आकाश को देखते हैं तो टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। तो जो टिमटिमाने वाली वस्तुएं हैं उनमें से बहुत सारी वस्तुएं जो है ग्रह हो सकती है। जैसे ये वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं तो इसमें से कुछ तारा हैं तो कुछ ग्रह उपग्रह भी हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम रात में जा कर के हम पृथ्वी को चंद्रमा से जा कर के देखेंगे, ये जैसे चंद्रमा मतलब चंद्रमा पे गए और वहाँ से देखा जाएगा तो यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखाई देगी। पृथ्वी से देखने पर जिस प्रकार चंद्रमा चमकता है उसी प्रकार अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं और रात में देखें तो पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी। देखिए उपग्रह क्या होता है, तो ग्रह का जो अभी हमने क्या बताया कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो हो गए ग्रह, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाएंगे वो क्या हो गए? उपग्रह, ठीक है। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाली आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है तो चंद्रमा क्या हो गया? पृथ्वी का उपग्रह हो गया, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ये छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। हमारे सौर मंडल में अन्य ग्रहों के पास भी अपने अपने उपग्रह या चंद्रमा है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में हम सौर मंडल और उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे, जहाँ पे विस्तार से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो अब समाप्त करते हैं।